नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है यहाँ मैं अब मध्यकालीन भारत शुरू करने वाला हूँ। मध्यकालीन भारत में हमें कई सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है और मध्यकालीन भारत से प्रश्न भी एग्ज़ाम से बहुत सारे आते हैं। अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास में अगर इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं आधुनिक भारत से, और दूसरे नंबर पर हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं मध्यकालीन भारत से, और तीसरे नंबर पर हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं प्राचीन भारत से। तो दोस्तों, अभी तक जो है हम लोग प्राचीन भारत, पिछले लेक्चर्स में मैं प्राचीन भारत को डिस्कस कर चुका हूँ और आज से जो है अब हम लोग मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे। अब मध्यकालीन भारत में पहले हम 1 मिनट में ये देख लेते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना होता है। तो मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो हमें इस्लाम का उदय, तो इस्लाम के उदय में हमको पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ना होगा, और भारत में जो अरब और तुर्कों के आक्रमण हुए उसमें हमें सबसे पहले महमूद गजनवी है ना, और मोहम्मद गौरी, ठीक है। और ये जो शुरुआत होती है अरबों का आक्रमण, तो ये मोहम्मद बिन कासिम से होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हुए हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों को सल्तनत काल के बारे में पढ़ना होगा। तो सल्तनत काल में कई सारे वंश देखने को मिलते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके अलावा कई सारे हमें प्रांतीय राज्य हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा, जैसे बंगाल, उड़ीसा, जौनपुर, कश्मीर, गुजरात, मालवा इत्यादि। दिल्ली सल्तनत का जब पतन होता है तो उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य और उससे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल साम्राज्य आता है। हमें फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य और कैसा प्रशासन रहा उसके बारे में पढ़ना होगा, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसे भी हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे ही। या तो मुगल साम्राज्य के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे या मुगल साम्राज्य के बाद में इसको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करते हैं इस्लाम के उदय से, और आज के ही लेक्चर में हम लोग अरब और जो भारत पर तुर्कों के आक्रमण हुए हैं, जिसमें हमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना होगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा लेक्चर रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इस्लाम के उदय से। तो जब हम बात करेंगे इस्लाम के उदय में, तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। अमीना के गर्भ से उत्पन्न ये अब्दुल्ला के पुत्र थे। जन्म के पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और 5 वर्ष की आयु में इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। 25 वर्ष की आयु में ही पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह जो है खदीजा नामक एक विधवा से किया जाता है। 15 वर्ष तक तो ये व्यापार व्यवसाय में लीन रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन जो है चिंतन मनन में ज़्यादा लगने लग गया था। इसी कारण पैगंबर मोहम्मद साहब जो है मक्का के पास ही हीरा चोटी के पास एक हीरा नाम की ही गुफा थी, तो वहाँ ये चिंतन मनन के लिए पहुँच जाते हैं और कई दिनों तक ये चिंतन मनन करते हैं। और उसके बाद जो है एक दिन इन्हें जिब्राइल का संदेश प्राप्त होता है कि आपको जो कुरान शरीफ के रूप में ईश्वरीय शक्ति जो प्रदान हुई है उसका आप प्रचार करें। तो इसके पश्चात जो है पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का में इस्लाम का प्रचार शुरू कर देते हैं। इस कारण जो है वहाँ के जो पुरोहित थे वो भड़क जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ता है, जो कि मक्का से लगभग 300 किलोमीटर है। 630 ईस्वी में ये अपने 10,000 अनुयायियों के साथ वापस मक्का आते हैं, मक्का पर चढ़ाई करते हैं और इन्हें जीत हासिल होती है, और वहाँ ये वापस इस्लाम धर्म को लोकप्रिय बनाते हैं। 2 वर्ष के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ये इस्लाम धर्म का उदय होता है। तो ये मैंने आपको बताया था किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और कुछ बातें जो है हमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी,
वो मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता अमीना और इनके पिता जो है अब्दुल्ला थे। इनकी जो विवाह हुआ था वो खदीजा नामक एक विधवा से किया गया था। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में हुई थी, और देवदूत जो थे जिब्राइल, या उन्हें जिब्राइल भी कहा जाता है, उनका संदेश मिला था कि आपको जो कुरान शरीफ के रूप में जो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है आप उसका प्रचार करें। तो इसी के बाद जो है इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया था और इस्लाम धर्म को लोकप्रिय बनाया था। अब इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है अपनी पत्नी खदीजा को ही दिया था और उन्हें अपनी प्रथम शिष्या बनाया था, और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। अब हम लोगों को इसके बाद देखना होगा कि जो भारत में अरब आक्रमण होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अरब आक्रमण हुए थे, यहाँ मैं बात करूँगा इराक में जो उस समय गवर्नर थे जिनका नाम था अल हज्जाज। तो अभी मैं कारण आपको बताऊंगा कि ये जो सिंध पर जो आक्रमण किया गया था, अरबों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था भारत में सिंध में, तो ये क्यों हुआ था उस पर हम आते हैं। अभी पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इराक के जो गवर्नर थे जिनका नाम अल हज्जाज था, तो इन्होंने जो है अपने जो सेनापति और उनका दामाद भी था मोहम्मद बिन कासिम, इसको 712 में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और उस समय सिंध में दाहिर का शासन हुआ करता था। तो यहाँ से ये अरबों के आक्रमण की शुरुआत होती है। तो यहाँ जो तात्कालिक कारण बताया गया था सिंध पर आक्रमण करने का, तो अरबों के कुछ जहाज जो है वो यहाँ सिंध के जो देवल के जो डाकू थे उनके द्वारा लूट लिए गए थे। तो तात्कालिक कारण तो ये बताया था, लेकिन इसके अलावा इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन दौलत लूटना। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा जो इनका जो प्रमुख उद्देश्य रहा होगा वो रहा होगा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इन कारणों के चलते जो इराक के जो गवर्नर थे अल हज्जाज, उनके द्वारा पहले तो उबैदुल्लाह नाम के व्यक्ति को भेजा गया, बाद में बुदेल को भेजा गया था सिंध पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन चूंकि ये दोनों व्यक्ति विफल हो जाते हैं आक्रमण में, ये दोनों मारे जाते हैं, तो इसके पश्चात जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है यहाँ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो 712 में सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो शासक था वह था दाहिर नाम का व्यक्ति। तो दाहिर को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया था, और उसका जो बेटा था जय सिंह, बाद में उसको भी इसके द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। और ये भी हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि जय सिंह ने बाद में इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था। अब जो प्रमुख बातें हैं, जो इतिहास से संबंधित बातें हैं जो हमें याद रखना होंगी, कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हिंदू शब्द का जो है प्रयोग भारतीयों के लिए सर्वप्रथम अरबों के द्वारा ही किया गया था। साथ में मोहम्मद बिन कासिम ने जो देवल में जो हिंदू थे इन पर जजिया कर भी लगाया था। ये देखिए, ये मैंने मैप पर यहाँ पर ये देवुल को मार्क कर दिया है ना। और ये जो सिंध वाला जो इलाका है जहाँ दाहिर का शासन था, तो यहाँ दाहिर की पराजय हुई थी मोहम्मद बिन कासिम से। और यही देवुल में सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर भी लगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको कि सर्वप्रथम जो है भारत में जजिया कर जो है किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम ही। कहाँ लगाया गया था, तो ये देवल के हिंदुओं पर ये लगाया गया था। इसके अलावा कुछ और प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी होंगी कि अरब आक्रमणकारी जब भारत आए थे, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मगुप्त की। इनके जो 2 ग्रंथ थे, ब्रह्म सिद्धांत और खंडना खंडयक, ये अपने साथ अरब ले गए थे, और वहाँ अल फजारी नाम के व्यक्ति ने इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो एक क्वेश्चन और ये यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण भी किया था,
सिंध को जीता भी था और दाहिर को पराजित भी किया था। किंतु चचनामा में हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम का इस युद्ध के बाद और हमको इतिहास में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता। इसका कारण चचनामा में ये लिखा गया है कि दाहिर की 2 खूबसूरत लड़कियां थीं और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इन दोनों लड़कियों को अल-हज्जाज, जो इसका गवर्नर था इराक का, वहाँ इनको भेज दिया गया था उनकी सेवा में। जब ये लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, ये बेटियाँ, दाहिर की बेटियाँ जब वहाँ जाती हैं तो ये जो है अल-हज्जाज को झूठ बोल देती हैं कि हमें जो है आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अपवित्र करके भेजा गया है। तो इस बात से नाराज़ होने ये अल-हज्जाज नाराज़ हो जाता है और इसको जो है मृत्युदंड दे देता है मोहम्मद बिन कासिम को। तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है और उसका इतिहास हमको और आगे देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो अरबों के आक्रमण के बाद अब हम लोगों को पढ़ना होगा भारत पर जो तुर्कों के आक्रमण हुए थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि महमूद गजनवी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये किस वंश से थे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। तो ईरान में यामनी वंश एक हुआ करता था। कौन सा वंश? यामनी वंश बोल सकते हैं या आप इसको गजनवी वंश भी कहा जाता था। तो जब इन पर जो है अरबों ने आक्रमण किए थे तो ये भाग के तुर्किस्तान में जाकर के सेटल हो गए थे। ये देखिए यहाँ तुर्किस्तान लिखा हुआ है, इस एरिया में जाकर के ये सेटल हो गए थे। तो जब ये तुर्किस्तान चले गए थे तो यहाँ ये जाकर के तुर्कियों के वंशज ही कहलाने लग गए थे। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अलबगीन की। तो अलबगीन नामक व्यक्ति ने, जो कि यामनी वंश का ही एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, तो इसने क्या किया, 963 ईस्वी में तुर्किस्तान में अबू बकर को पराजित किया और वहाँ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है कि अलबगीन नाम के व्यक्ति ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यही नहीं, अलबगीन ने आगे चल के कुछ समय के बाद गजनी पर चढ़ाई करी और गजनी को भी इसने जीत लिया। तो यहाँ से अब हमें ये देखने को मिलता है कि जो यामनी वंश के लोग थे या जो ये गजनवी वंश थे, इनके पास अब गजनी पर आधिपत्य हो जाता है या गजनी पर ये कब्जा कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो गजनवी वंश था, इसकी हिंदू शाही वंश के साथ, ये देखिए हिंदू शाही वंश लिखा हुआ है, ये हिंदू शाही वंश की टेरिटरी में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इनके साथ इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष का कारण फिर वही देखने को मिलता है कि ये जो तुर्की थे, ये सिंध की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। तो जो हिंदू शाही वंश के शासक थे, इन्होंने इनके साथ संघर्ष किया। तो हिंदू शाही वंश के शासक भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये गजनी पर आक्रमण करें और गजनी को जीत लें। तो इस तरह से अलबगीन के समय से लेकर के महमूद गजनवी के समय तक हमें हिंदू शाही वंश के बीच में संघर्ष लगातार देखने को मिलता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण मैं बात करूंगा आपके साथ जयपाल नाम के शासक की। तो जयपाल जो है वो हिंदू शाही वंश का शासक था और उसका जो है काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष देखने को मिलता है। तो सुबुक्तगीन के साथ भी, जो अलबगीन के बाद जो है 977 ईस्वी में जो यहाँ का शासक बनता है सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति, जो कि अलबगीन का ही गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। तो जयपाल का संघर्ष सुबुक्तगीन के साथ भी देखने को मिलता है। और जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती 997 ईस्वी में, तो 998 में जब महमूद गजनवी वहाँ का शासक बनता है, तो महमूद गजनवी के साथ भी जयपाल का संघर्ष होता है। इन सभी संघर्षों में लगातार जयपाल की पराजय होती है, जिस कारण जयपाल जो है आगे चल के आत्महत्या कर लेता है और जयपाल के बाद आनंदपाल जो है हिंदू शाही का शासक बनता है। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखने को मिलता है कि हिंदू शाही वंश और गजनवी वंश का जो है एक लंबा समय था जो कि संघर्ष का
रहा है इतिहास में। 997 ईस्वी में जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो वह अपना उत्तराधिकारी इस्माइल को घोषित करके जाता है, लेकिन महमूद को इस्माइल बिल्कुल नहीं जमता है और वह इस्माइल को हटाता है और स्वयं जो है वहाँ का शासक बन जाता है। तो 998 में 998 में हमें क्या देखने को मिलता है कि महमूद गजनवी जो है वहाँ का शासक बन जाता है, गजनी का ये शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद महमूद गजनवी ने हेरात पर आक्रमण किया, हेरात को जीत लिया। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे मैप में, अफगानिस्तान में ही एक एरिया दिख रहा होगा, हेरात क्षेत्र। इसको जीतने के बाद इसने बल्ख को भी जीता, बल्ख प्रांत पर आक्रमण किया, बल्ख को भी जीतने में सफल हुआ और बल्ख को जीतने के बाद इसने खोरासन पर आक्रमण किया और खोरासन को भी इसने जीत लिया। इन जीतों के पश्चात उस समय जो बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अल कादिर बिल्ला, यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ, आप देख लीजिए, बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला। इन्होंने जो है महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी थी, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की। थोड़ा सा नाम आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला। तो ये जो दोनों उपाधियां दी थी ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि ये दोनों उपाधियां किसके पास थीं, तो आपको याद रखना होगा महमूद गजनवी के पास थी। महमूद गजनवी के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और ऐसा जो है सर हेनरी एलियट ने कहा है, जो कि एक बहुत मशहूर इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा जो भारत पर 12 बार आक्रमण किया। कुल मिलाकर के हमारे पास गजनवी के बारे में ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण उसके इन्वेजन्स थे, आक्रमण थे, वो हमें पढ़ना होंगे, उनकी डेट याद रखनी होगी और वहाँ पर कौन शासक था, क्यों आक्रमण किया, या उसका कुल मिलाकर के आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य था। तो जब हम लोग महमूद गजनवी की बात करते हैं और इसके बाद हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, तो गजनवी का जो भारत में आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य देखने को मिला है, जो मुख्य उद्देश्य देखने को मिला है, वह था धन को लूटना। या आप कह सकते हैं यहाँ से बेशुमार धन लूट के वहाँ गजनी में ले जाना। मोहम्मद गौरी को हम लोग जब पढ़ेंगे, और मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करता था तो उसका उद्देश्य होता था यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। तो जब भी वह आक्रमण करके यहाँ से लौटता था तो वह अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर छोड़ के जाता था। उन प्रतिनिधियों में मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। वो भी हम लोग अगला टॉपिक मोहम्मद गौरी है वही पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य हमको क्या देखने को मिला, यहाँ से धन को लूटना और वापस चले जाना। यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य हमको देखने को नहीं मिलता था। तो महमूद गजनवी के जो इतने आक्रमण हुए, तो 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 1000 और 1001 ईस्वी में उसका जो है संघर्ष जो है जयपाल के साथ देखने को मिलता है। लमगान के निकट जो है इनका संघर्ष होता है और यहाँ जयपाल की पराजय होती है। और चूंकि जयपाल कई बार पराजित हुआ था तो शर्मिंदगी के कारण जो है जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। जयपाल के पश्चात जो है उसका पुत्र जो है आनंदपाल गद्दी पर बैठता है और जो है आनंदपाल के साथ भी यही हुआ, कई बार उसे भी पराजयों का सामना करना पड़ता है। और आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल नाम का व्यक्ति जो है हिंदू शाही वंश का शासक बनता है। उसके बाद हमें भीमपाल नाम का व्यक्ति देखने को मिलता है। जब भीमपाल की मृत्यु हो जाती है 1020 में, तो यहाँ जो है हिंदू शाही वंश खत्म हो जाता है। तो 1020 तक हमको ये हिंदू शाही वंश तो देखने को मिलता है। इसके बाद छोटे मोटे उत्तराधिकारी रहे, लेकिन ये वंश जो है बहुत कमजोर स्थिति में रहा। कुल मिलाकर के 1020 में भीमपाल के बाद ये वंश लगभग खत्म हो जाता है। तो यहाँ किसी इतिहासकार ने यह भी कहा था कि जब जयपाल का जो युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ, तो उस युद्ध में जो है जयपाल को पहले तो 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार भी देने पड़े थे।
लेकिन और भी जब इसकी पराजय होती हैं तो ये शर्मिंदगी के कारण जो ये आत्महत्या कर लेता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि ये हिंदू शाही वंश जो है 1020 में ये खत्म हो जाता है। 1014 में महमूद गजनवी के द्वारा थानेश्वर को लूटा जाता है और 18 से 19 में, ये देखिए थानेश्वर मैंने आपको यहाँ पर लोकेट कर दिया है, 18 और 19 में कन्नौज और मथुरा को भी इनके द्वारा लूट लिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का 1025 में, जैसे कि हम लोग कहते हैं सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करना। तो किसी ने ऐसा कहा है, इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है कि किसी ने महमूद गजनवी से कहा था कि तुमने कभी सोमनाथ के मंदिर को लूटा है? तो उसने पूछा कि ऐसी क्या खास बात है कि उसको लूटना ज़रूरी है? बोले एक तो वहाँ बहुत बेशुमार दौलत और धन संपत्ति है और दूसरा वहाँ स्वयं शिव भगवान का वास है। तो ये बात सुन के थोड़ा सा महमूद गजनवी को लालच भी आया और इतिहासकार लिखते कि थोड़ा सा भयभीत भी हुआ होगा वो। तो महमूद गजनवी ने सोचा कि अब सबसे पहले तो सोमनाथ के मंदिर को ही लूटा जाए। तो सोमनाथ के मंदिर को ये लूटने पहुंचते हैं। तो सोमनाथ मंदिर के आसपास जो भी छोटे मोटे प्रांत के राजा थे वो सब एकत्रित हो जाते हैं कि महमूद गजनवी से हमें सोमनाथ के मंदिर को बचाना होगा। अब सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पहले तो सोमनाथ मंदिर में जो भगवान शिव का जो शिवलिंग हुआ करता था वह अधर में लटका रहता था, आप कह सकते हैं हवा में लटका रहता था। उनका जो छत्र था उसमें हजारों हीरे जवाहरात जड़े होते थे। भगवान शिव के पूजा पाठ में 1000 तो पंडित जो है वो वहाँ सेवारत रहते थे। 350 के आसपास वहाँ स्त्री पुरुष जो है रोज नाच गान में लगे रहते थे। और इसके अलावा इतनी ज़्यादा मात्रा में अशरफी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो है वहाँ लोगों के द्वारा चढ़ाया जाता था कि बताते हैं कि एक नीचे जो है अंडरग्राउंड जो वहाँ व्यवस्था थी तो उसमें भारी मात्रा में हीरे जवाहरात जो है वहाँ स्टोर किए हुए थे। तो महमूद गजनवी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सारे जो आसपास के छोटे मोटे राजा हैं वो जो है घेर के खड़े हुए थे। अब महमूद गजनवी के लिए तो ये बहुत छोटी मोटी बात थी, उन सभी को उन्होंने पराजित किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सबसे पहले मंदिर की चारों तरफ की दीवार तोड़ें। तो जैसे ही मंदिर की चारों तरफ की दीवार तोड़ते हैं तो शिवलिंग जो है नीचे टूट के बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब ऐसा क्यों था? तो ऐसा बताया जाता है कि जो सोमनाथ का मंदिर था वह चारों तरफ जो है उसमें चकमक का पत्थर लगा हुआ था नीचे भी, और जो शिवलिंग था वह भी चकमक के पत्थर का था। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उनके कारण जो है चकमक का पत्थर जो है अधर में या हवा में लटका हुआ रहता था और इस कारण जो है आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें मान्यता थी। तो जब ऐसा हुआ शिवलिंग टूट गया, इसके बाद महमूद गजनवी ने मंदिर को बुरी तरह लूटा और अपने ऊँट और हाथियों में पूरा जो है जितना भी हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अशरफियाँ मिली थी सब लूट के वो अपने यहाँ वापस ले गया। कुल मिला करके आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड याद रखना है तो वह है डेट आपको याद रखनी है कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर को किस वर्ष लूटा गया था, किस वर्ष ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ये देखिए सोमनाथ के मंदिर की यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है। तो जब सोमनाथ के मंदिर को लूट के ये वापस जा रहे थे तो रास्ते में इनको जो है जाटों के द्वारा बहुत परेशान किया गया था। तो 1027 में ये वापस आए थे भारत में और इन्होंने जो है जाटों के विरुद्ध जो है अभियान किया था और जाटों को बुरी तरह पराजित किया था। तो इनका अंतिम आक्रमण जो है ये जाटों के विरुद्ध था महमूद गजनवी का। तो ये सारी जो हमने अभी बातें पढ़ी महमूद गजनवी के बारे में, ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें महमूद गजनवी से संबंधित वो भी देख लेते हैं हम लोग अब। तो सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी और महमूद गजनवी जो है पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब ये जो सुल्तान की उपाधि है तो ये बगदाद के खलीफा से ही इनको प्राप्त भी हुई थी। इसके अलावा इनके राज में जो है दरबारी कवि थे, तो इनसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम्स में, तो हमें फिरदौसी, अलबरूनी और बहयाकी ये 3 नाम याद रखने होंगे। अब फिरदौसी जो है ये शाहनामा के लेखक रहे और अलबरूनी किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी थे। और बहयाकी के द्वारा जो है तारीख सुबुकदीन नामक लिखा गया है किताब। अब अलबरूनी से संबंधित 1-2 बातें और याद रखने कि ये अरबी लेखक थे। ये इनके साथ जो है गजनवी के साथ भारत आए थे और ये पुराणों का अध्ययन करने वाले ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। तो इनका जो जन्म हुआ था ये मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो था वह था अबू रेहान मोहम्मद इब्न। तो 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है हमको मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना होगा। मोहम्मद गौरी, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि भारत में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे आक्रमण वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। किसके ईयर आपको याद रखना है, किसमें क्या याद रखना है वो भी मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने टेबुलर फॉर्म में सारे महमूद गजनवी के आक्रमण रखे हुए हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको जो है ये देखना होगा कि ये गौरी, मोहम्मद गौरी कहाँ से आए, इनकी शुरुआत कहाँ से कैसे होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ईरान की वापस से। तो ईरान में एक शंशबनी नामक वंश हुआ करता था। तो ये लोग जो है गौर में जाकर के सेटल हो गए थे, ये वहाँ के निवासी बन गए थे। जब ये गौर चले गए थे तो गौर पर सबसे प्रथम जो है आक्रमण जो है गजनवी के द्वारा किया गया था। और पहले जो है गौर के जो निवासी थे वे बौद्ध के फॉलोअर्स थे, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। और जब गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो इसके बाद जो है इनको जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा था। ये लोग इस्लाम धर्म को मानने लग गए थे। तो उस समय जो है मैं बात कर रहा हूँ 1163 से 1202 के बीच की। इस समय जो है गौर का शासक कौन था? तो वह था गियासुद्दीन नाम का व्यक्ति। तो गियासुद्दीन को मैंने आपको बताया कि उस समय वहाँ का शासक था, लेकिन एक और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, शिहाबुद्दीन, जो कि आगे चल के मोहम्मद गौरी ही कहलाया। तो शिहाबुद्दीन ने जो है कुछ समय के बाद जो है गजनी पर आक्रमण किया था और गजनी पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो गियासुद्दीन ने जो है शिहाबुद्दीन को ही गजनी का शासक डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब आप ही जो है यहाँ के शासक हैं। और यही जो है आगे चल करके क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस हुआ। तो मोहम्मद गौरी ने जो है गजनी पर आक्रमण किया था और यहाँ पर जो है गिज तुर्क हुआ करते थे और गिज तुर्क को हरा करके इसने क्या किया था, वहाँ पर अपना शासन जमा लिया था। तो यहाँ से जो है मोहम्मद गौरी की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब मोहम्मद गौरी ने जो है पहला आक्रमण जो है भारत पर 1175 में कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था। ये इसका पहला प्रथम आक्रमण था। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था और वहाँ के जो शासक थे भीम द्वितीय, इन्होंने गौरी को बंदी बना लिया था। तो गौरी की भारत में ये प्रथम पराजय थी, लेकिन फिर इसके बाद इनको छोड़ दिया था। तो 1191 और 1192 में बहुत महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हमारे यहाँ पर घटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी के ये 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1191 में, तो तराइन नामक जगह पर ये युद्ध हुए थे। तो इसीलिए जो है
इनको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया है। ये देखिए, ये तराइन मैंने यहाँ पर मैप में आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ जो है गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्रमशः 2 युद्ध होते हैं, एक वर्ष के पश्चात ही 1191 और 1192 में। तो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें तो गौरी की पृथ्वीराज चौहान से पराजय होती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो सबसे बड़ी भूल हुई थी कि उन्होंने जो है गौरी को छोड़ दिया था, जाने दिया था। तो गौरी जो है ये निश्चित करके आए थे कि मैं जो है ठीक 1 वर्ष बाद दोबारा जो है इसी जगह पर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करूंगा और उसे पराजित भी करूंगा। तो ठीक ऐसा हुआ भी। 1192 ईस्वी में दोबारा जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया। तराइन में ही जो ये युद्ध हुआ वापस से, इसीलिए इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया 1192 में। और फाइनली जो हमें ये देखने को मिला कि इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है बुरी तरह से पराजित हो गए थे। अब कुल मिलाकर के ये पराजित होते हैं, लेकिन जो इतिहासकार फरिश्ता थे उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। सुरसती हिसार हरियाणा के पास ये मैदान से भागे थे और हिसार के पास सुरसती नाम की जगह, वहाँ इनको कैद कर लिया गया था और बाद में इनको मार दिया गया था। लेकिन जो ज़्यादातर इतिहासकार जो बात मानते हैं वो हसन निजामी के द्वारा जो कहा गया था कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर चले गए थे, वहाँ जाकर के इन्होंने उसका जो है उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब इन्होंने गौरी के खिलाफ षड्यंत्र किया तो गौरी ने जो है इनको मार दिया था। तो ये ज़्यादातर इतिहासकारों ने, जो हसन निजामी ने जो ये बात बताई है, वही ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को मानते हैं। तो कुल मिलाकर के 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। हमें ये याद रखना है। तो क्वेश्चन यही बनते हैं एग्जाम्स में कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था, ये आपको टिक करके आना होगा। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। या ये युद्ध पूछें किस किस के बीच में हुए थे, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध राजा जयचंद के साथ हुआ था और कन्नौज में हुआ था। इस युद्ध में राजा जयचंद बुरी तरह से हार गया था, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। 1206 में जब मोहम्मद गौरी भारत में नेतृत्व करने के बाद वापस जा रहे थे, तो सिंध में दमयक नामक स्थान पर खोखरों के द्वारा जो इनकी हत्या कर दी गई थी। तो सिंध में दमयक नामक स्थान पर, यह आप कह सकते हैं सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर खोखरों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 1206 ईस्वी में। तो यहाँ से हमें मोहम्मद गौरी के बारे में और आगे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करते थे तो इनका उद्देश्य होता था कि यहाँ पर वो अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करें। इसीलिए जो है मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। तो जब ये भारत के क्षेत्रों को जीत के जाते थे तो यहाँ अपना एक एक प्रतिनिधि यहाँ पर छोड़ के जाते थे। तो इन प्रतिनिधियों में जो महत्वपूर्ण थे वो थे यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये 3 प्रमुख थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन खिलजी। तो ताजुद्दीन यल्दोज को ये गजनी में अपना प्रतिनिधि बना के रखते थे। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाहौर और दिल्ली, और अगर हम बात करें नासिरुद्दीन कुबाचा की तो मुल्तान, मुख्यतः उच्छ और मुल्तान, और खिलजी के पास जो है बंगाल रहा करता था। तो गौरी की मृत्यु के बाद इनके बीच में संघर्ष होता है और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये भारत के शासक बनते हैं। और यहाँ से अब हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना होगा। तो
दोस्तों अगले वीडियोस में से हम लोग अगले लेक्चर से जो है दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे, और दिल्ली सल्तनत में हमें गुलाम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी को ख़त्म करना होगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अगले जो लेक्चर होगा हम लोग उसमें गुलाम वंश से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।